हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे ही होंगे। चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। अब आगे। सुमन शेखर का हाथ पकड़कर अंदर आती है। जब वो अंदर आती है तो सभी उसको देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन सालों में सभी ने शेखर के जरिए सुमन से अच्छा रिश्ता बना लिया था। सभी उसको अपने पास बिठा लेते हैं। तभी पंखुड़ी, जो कोई अपनी कॉल पर बात कर रही थी, वो उसको काट कर वहां आती है। सुमन का ज्ञान जैसे ही पंखुड़ी पर जाता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह ध्यान से उसकी तरफ देख रही थी, फिर न जाने उसके मन में क्या आता है, वह अपनी जगह से होती है और भागकर पंखुड़ी के पास आकर उसको अपने गले से लगा लेती है। पंखुड़ी अपनी स्पोर्टर, जिसको वह अपनी माँ बोलती थी, उसको देखती है। उसको सुमन में कुछ अजीब लगा था, मतलब एक कॉन्फिडेंस, एक नूर में नजर आता था। वह आज कहीं पर गया था। वह सोफे पर एक बेजान सी शरीर के जैसे बैठी हुई थी। इससे पहले कि वो उसे कुछ सवाल करती है, सुमन का ध्यान उसे पर आ गया था और वह अब उसके गले लगी हुई थी। पंखुड़ी इससे पहले सुमन को खुद से अलग करती कि उसको अपने कंधे पर कुछ जिला सा एहसास होता है। वह हैरान हो जाती है। तभी वह अपना हाथ उठाकर जैसे ही उसकी पीठ पर रखती है, सुमन जोर जोर से रोने लग जाती है। पंखुड़ी के लिए ये दूसरा शौक था। उसने कभी भी अपनी सुमन को रोती नहीं देखा था। सुमन उसके सामने किसी मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रहती थी, लेकिन न जाने कैसे से सुमन बिल्कुल उससे अलग है। ये तो एकदम कमजोर किसी पत्ते के जैसे हैं, जो हल्की सी हवा के साथ अपनी टहनी से गिर सकता है। सुमन, क्या हो गया आपको? आप इस तरह से रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, क्या हुआ है आपके साथ? आप तो इतनी स्ट्रांग हो, फिर इस तरह से टूटने का क्या मतलब? सुमन रोते हुए बीच में हिचकियां लेते हुए, पाखी उसने उसने की उसने मुझे। पाखी उसे खुद से अलग करती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लेती है। वो उसकी आंखों से आंसू साफ करती है और उसकी आंखों में एक विश्वास के साथ देखते हुए, मैं हूँ यहाँ, तुम्हारे पास पूरा शेखावत परिवार है, तुम्हारे पास यहाँ तक कि भाई भी है तुम्हारे साथ। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बताओ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? क्या वजह है जो तुम ऐसी हो गई हो? पाखी, वो मुझे किडनैप करके ले गया था। वो मुझे अपनी पत्नी बुलाता है। वो मेरा मेरा पति है, लेकिन हमारी शादी जबरदस्ती के साथ हुई थी। उसने मुझे धमकी देकर शादी की थी। इसका फायदा 2 साल तक उठाता रहा। मैं बहुत मुश्किल से उसके पास से दूर हुई थी, लेकिन वह फिर से आ गया मेरी जिंदगी तबाह करने। मुझे डर लग रहा है पाखी। सुमन एक बार फिर से अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती, अफसोस और से रोने लग जाती है। वही सारा परिवार यह बात सुनकर हैरान था और किसी सब में था। वही शहर का भी अलग हल नहीं था। क्या वह जिसे इतना पसंद करता है, जो उसकी जान बन चुकी है, वह पहले से ही किसी की पत्नी है, और तू और वह शादी भी जबरदस्ती की? पाखी उसको अपने गले से लगा लेती है और उसके बालों को सहलाते हुए, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। उसने तुम्हारे साथ जो भी की है, उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी और उसकी सजा तुम अपने हाथों से दोगी। यह मेरा पंखू। लेकिन फिर वह अपने शब्दों को सही करते हुए, अंडस्को, पाखी राठौर का वादा है तुमसे, और अब ये रोना धोना बंद करो। मुझे मेरी वही माँ की तरह काटने वाली ही दोस्त अच्छी लगती है, ना कि यह रोटलू सी। सुमन काफी देर उसके गले से लेकर ऐसे ही सोती रहती है। थोड़ी बात देर बाद सुमन खुद को शांत कर लेती है। अब उसके चेहरे पर एक सुकून था, उसकी आंखों में जीने की एक नई चमक और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान। पंखुड़ी उसको वहां पर बिठाकर उसके लिए खाने के लिए बनाने चली जाती है। वही उसके पीछे शेखर भी आ जाता है। पंखुड़ी जब से ही शहर को अपने पीछे नोटिस करती है तो वो उसकी तरफ बढ़ती है। शेखर सीधा जाकर उसके गले से लग जाता है और उसको कसकर पड़ते हुए बच्चों की तरह और रोने लग जाता है। बाकी का दिल नर्म हो जाता है तो उसकी पेट को सहलाने लगा जाती है। मुझे उम्मीद थी कि वह किसी से ठीक आए ना आए, लेकिन अपने बच्चों के जैसी बाकी से जरूर ठीक आ जाएगी। यही आज तक कर मैं उसको तुम्हारे पास लेकर आया था। मुझे नहीं पता कि तुम पंखुड़ी हो चपाती, लेकिन मेरे लिए तुम किसी भगवान से कम नहीं हो।
पाखी मुझे हमेशा भैया बोलती थी और आज उसने अपने भाई की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, सबसे बड़ी खुशी जिसको पाने के लिए मैं 3 साल से तरस रहा था। शेखर उससे अलग होता है और उसके माथे पर किस कर लेता है और फिर उसके सर को सहलाते हुए, अगर हर भाई को तुम्हारे जैसी बहन मिले ना तो किसी भी भाई की खुशियां उसे कभी अलग नहीं होगी। तुम जैसी बहन हो, चपाती हो जमा, सबकी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आएगी, यह मेरा वादा है तुमसे और पूरा यकीन भी है मुझे। पाखी की आंखें नम हो जाती है, साथ साथ उसका दिल भी नर्म पड़ जाता है। ये उसके अपने थे, वो अपने जिसे वो कभी दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि जिस वजह से उसे सबसे दूर जाना पड़ा, इन सब से अलग होकर रहना पड़ा। लेकिन इन सब के इस पवित्र रिश्ते को किसी ने कुछ इस तरह से अपनी फोन में कैद कर लिया था कि वह आगे जाकर इन दोनों के लिए अच्छा तो साबित नहीं होने वाला था। जब पैर पैर पर दुश्मन होना तो छोटी सी छोटा कदम देखकर रखना चाहिए, हमें नहीं पता चला कि कब कहाँ किसकी नियत में बदलाव आ जाए। ये बोलकर वह शख्स्तान तस्वीरों को लेकर वहां से चला जाता है। वही पाखी उसे तरफ देखती है और उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है, जैसे उसे ये सब पता हो। थोड़ी देर बाद सभी मिलकर डिनर करते हैं। आज सुमन भी इतने सालों बाद अच्छे से खा रही थी, उसके चेहरे पर कोई भी परेशानी या डर नहीं था, वह सुकून से थी। बाकी भी उसको प्यार से खिला रही थी। वही समीर जानबूझकर सुन विजय की गोद में बैठा उसके हाथ से खा रहा था। हालांकि रणविजय ने विरोध करना चाहा था, लेकिन जैसे जैसे ही वो उसको खिला रहा था, उसे नहीं पता उसके मन में कुछ अजीब से एहसास जाग रहे थे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था इस छोटे से शैतान के साथ। कुसुम जी भी अपने परिवार को पूरा देखकर खुश थे, उन सभी के चेहरे पर एक स्माइल थी। लेकिन अगर इन सब में कोई शांत थी तो वह रोशनी थी। ना जाने ऐसी कौन सी बात थी जो उसको सब के साथ हंसते मिलने नहीं दे रही थी। वह सोनिया जी की तरफ देखती है, उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन सोनिया जी ने उसके साथ एक बार भी बात नहीं की। हाँ, उसे समय सोनिया जी ने गुस्से में उसे सभी रिश्ते खत्म कर लिए थे, लेकिन सिर्फ कहने से खून के रिश्ते खत्म थोड़ी ना होते हैं। जो उन्होंने उसे समय किया वह सिर्फ मैसेज गुस्से में उठाया हुआ कम था, लेकिन रोशनी ने दिए जो किया अच्छी बात नहीं थी। खास तौर पर उसके पति ने उन दोनों की ही वजह से नीचे का रास्ता खेलता परिवार उतर गया था। भले ही किसी और को कुछ पता हो जाना हो, लेकिन सोनिया जी की नज़र से कुछ नहीं छूट सकता कि जितनी भोली थी सोनिया जी, उतने ही चलत उनको बेवकूफ़ बनाना इतना भी आसान नहीं था। उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन कराई थी और उनका जिस बात का शक था, उनका शक सही साबित हुआ था। ऐसा नहीं था कि अगर वह रोशनी से गुस्से थी तो इसका गुस्सा उन्होंने वरुण पर निकला, बिल्कुल नहीं। वरुण तो उनकी जान था, जितना वह रोशनी को इग्नोर करती थी उतना ही वरुण से प्यार। सब लोग खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। वही पंखुड़ी भी समीर को रणविजय की गोद से लेकर अपने रूम में आ जाती है। वो उसको सुलाकर देती है और अंशिका को कॉल लगा देती। सेल फोन, जानू कैसी है, तू सो गई ना, उसने कुछ खा लिया था। सेल फोन दिया, आपको पता है ना जानू की आदत का, उसको खाते समय अपने भैया अरबी मामा चाहिए होती है। मैं बहुत मुश्किल से उसको खाना खिलाया है, लेकिन आपको कल ही उसको लेकर जाना पड़ेगा। आपको पता है ना कि अगर वह ज्यादा देर परेशान रहेगी तो वह पक्का बीमार पड़ जाएगी। सेल फोन, ठीक है, कल तुम्हें से लेकर शेखावाटी फिल्म में आ जाना और वीर को भी इन्फॉर्म कर देना। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से बच्ची बीमार हो जाए। कुछ देर शांति पर चढ़ जाती है, फिर पंखुड़ी उसे शांति को तोड़ते हुए, सेल फोन, अंशु हमारे आदमियों को इन्फॉर्म करो और एक शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो और मेक सुरे करना कि उसकी पूरी जन्म कुंडली हो, वह कब पैदा हुआ था और कब कब उसने क्या क्या किया। मुझे सभी चीजों की डिटेल चाहिए, कुछ भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। सेल फोन, ठीक है जी, मैं शेरों को ये काम दे देता हूँ। आपको पता है इन कामों में शेर से ज्यादा और कोई भी अच्छा नहीं है।
पंखुड़ी बस हाँ मैं बोलकर फोन करते थे है। वही अंशिका फोन को देखते हुए, ना जाने अब इस शख्स ने हमारी दी को किस तरह से ओपन कर दिया है। ये उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती हो गई। मैं तो सोच रही हूँ कि बेचारे को न जाने दी कैसी मौत देगी, क्योंकि दी जो मौत देता है वह आसान तो नहीं होती, हमेशा दर्दनाक होती है। देखो किसने सोए हुए डेविल को जगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह घर के ऊपर बनी छत पर आ जाती है, जहां पर एक झूला लगा हुआ था। जब जब पड़ी उदास होती थी, जब उसको हम कुछ समझ नहीं आता था, तो हमेशा हो इसी छत पर इसी झूले पर आकर बैठ जाती थी। इस झूले के साथ उसकी वो पुरानी शादी भी ताज़ा हो जाती है। वह अपनी आंखें बंद कर कर अपने मन में, माँ पापा दादी दादू आप कैसे हो, क्या आपने एक बार भी कोशिश नहीं की, क्या आपने भी फिनिश नहीं पता था यकीन रख लिया, क्या आप लोग अभी भी मुझे मारा हुआ समझ रहे हो। इन सब के सामने तो मैं नाटक कर लिया, लेकिन माँ मैं आपके सामने कैसे नाटक कर पाऊंगी, आप तो मेरी रख से वाकिफ हो। आज नहीं तो कल मुझे आपके सामने करना तो पड़ेगा, लेकिन क्या होगा तब आप मुझे समझ पाओगी, क्या आप भी मेरी पहचान समझ पाओगी। जिन्होंने जन्म दिया होता है ना पाखी, वह हमें अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे हम हजारों पहचान बदलने, हजारों चेहरे बदल ले, लेकिन माँ के लिए उसके बच्चों का एहसास कभी नहीं बदलता। एक माँ हजारों की लाखों की भीड़ में से अपने बच्चों को पहचान जाती है। ऐसे ही नहीं, मन को भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है। पाखी अपनी आंखें खोलकर उसे आवाज की ओर देखते हैं, जहां पर सामने सोनिया जी खड़ी थी। वो अपने सीने पर हाथ बंधे हुए सीधा उसकी आंखों में देख रही थी। पंखुड़ी अपनी आंखों की नमी छुपाती है और बात को बदलते हुए, कि मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो। सोनिया जी उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए, समझ तो तुम अच्छे से गई हो पड़ी कि मैं क्या और क्यों कहना चाहती हूँ। पहले ही तुम मानो या ना मानो, हजारों पहचानों लेकर आ जाओ, लेकिन हमने हमारी पाखी को छोटे से बड़े होते हुए देखा है, इसीलिए तुम हमारी आंखों में फूल नहीं छोड़ पाओगे। तो क्या पंखुड़ी मान जाएगी सोनिया जी के सामने अपनी असलियत, और क्या सच में सरिता जी पहचान पाएगी अपनी बच्ची को। अब आगे। पंखुड़ी चौकी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक से पीछे से आवाज को सुनकर चौंक जाती है। जब वो पीछे खड़ी शख्स को देखते हैं, तो उसके सामने सोनिया जी की अपने हाथ बंधे उसकी तरफ देख रही थी। वह उसके करीब आती है और उसके गाल पर हाथ रखते हुए, आखिर ऐसा भी क्या हो गया था बेटा कि तुमने हमसे इतनी ज्यादा दूरी बना ली, और तो और एक नई पहचान की, क्या तुम्हें हमारी बिल्कुल याद नहीं आई। पंखुड़ी अपने चेहरे से उनका हाथ हटती है और उनसे 2 कदम दूर रहते हुए से, आप क्या कह रही हो, आपको पता है ना कि मैं पंखुड़ी कपूर आप सबकी बाकी नहीं। किस बेवकूफ बना रही हो पड़ी, तुम्हें पता है ना कि मैं नहीं तुम्हें बचपन से खिलाया है। तुम्हारा हर राज हर शरारत मेरे से छुप नहीं सकती। तुम भले ही सबको पागल बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा तभी मैं समझ गई थी कि तुम हमारी पड़ी हो, कोई पंखुड़ी नहीं। पंखुड़ी फिर से इनकार करने वाली होती है कि सोनिया जी उसको हाथ दिखाकर थोड़े से सख्त नशे में, मुझे पक्का स्कीम है कि तुम पंखुड़ी नहीं बल्कि मेरी पाखी, मेरी छोटी सी नन्ही सी चिड़िया पाखी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि अपने इस छोर की पहचान में इतना मत खो जाना बेटा कि अपनी असली पहचान को भूल जाओ। अपने ससुराल वालों से मिली कल तुम्हें अपने परिवार से सामना करना होगा, क्या तब तुम झूठ बोल पाओगे। उनकी बात का पंखुड़ी के पास कोई भी जवाब नहीं था। वह बस चुपचाप वहां से चली जाती है। वहीं सोनिया जी आसमान में पहले अंधेरे को देखते हुए, कभी कभी इंसान की मजबूरियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसका परिवार जाकर भी उसको अपना नहीं पता, और कभी कभी उन्हें मजबूरी में बंधा हुआ इंसान अपनी पहचान तक को बढ़ाने का माहिर हो जाता है।
अगली सुबह पंखुड़ी ने हमेशा की तरह सबके लिए खाना बनाया था। जैसे ही सबने खाना खाया तो उनको बाकी के हाथ का स्वाद ज्यादा आ गया। सभी के मन में अब थोड़ा थोड़ा सा शक हो रहा था, क्योंकि हम किसी के जैसे देख सकते हैं लेकिन किसी की इतनी सारी आदतें हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना सही नहीं था। तभी गेट खुला पर का रुकने की आवाज आती है। सब लोग उसे तरफ देखते हैं जहां से अंश आ रहा था। उसके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट थे। जैसे ही वरुण अपने पापा को देखा है तो वह जोर से पापा चलाते हुए उसकी तरफ भाग आता है। ओ मेरा बच्चा कैसा है? लगता है आपकी ननिहाल में आकर आप अपने पापा को भूल ही जाते हो। आपने मुझे इतने दिनों से एक कॉल भी नहीं की, और मैं हो प्यारी प्यारी स्वीट सी मेरी जो मेडिसिन होती है ना, वह किसी भी बहुत ज्यादा मिस की। लेकिन आपको क्या, आप तो यहाँ पर आकर अपने पापा को भूल ही गए। अंश वरुण को अपनी गोद में लेते हुए झूठा सा गुस्सा करते हुए कहता है। इसे देखकर फौरन हल्का सा हंस देता है और उसकी दोनों गालों पर किस करता है और उसकी फिर गाल से अपनी गाल को सहलाने लगा जाता है। सभी परिवार की आंखों में प्यार के भाव थे, लेकिन समीर अपनी आई रोल करते हुए सो चाइल्डिश। समीर की बात शंकर, उसके पास बैठे रणविजय, शेखर और रौनक की हंसी छूट वाली होती है कि वो खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं नीचे खड़े लड़के को देखते हुए। अभी अभी आपने क्या बोला? समीर उसे अपना ध्यान हटता है और अपने खाने को खाते हुए समीर कपूर को अपनी बात रिपीट करने का शौक नहीं है। क्या तो अपने कानों को सही करो या फिर मेरे सामने ही बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारा नहीं बोलने वाला। कितना ज्यादा बदतमीज बच्चा है। यहीं पर बारिश दी गई है क्या तुमको? रणविजय, जो कि अपनी उंगली में नंबर काउंट कर रहा था, उसके 3 होते ही समीर अपने पास से लोग उठना है और सीधा अंश की तरफ फेंक देता है। ये तो थोड़ा सा चालाक था, जिस वजह से वह अपने हाथ से उसको पकड़ लेता है। वही सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। मैं इतना हक किसी को नहीं दिया कि वो मेरी पर ब्रश पर सवाल उठा सके। मेरी परवरिश पर सवाल उठाने मतलब मेरी माँ पर सवाल उठाना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई अगर मेरी माँ को मेरी की हुई किसी भी हरकत के बीच में लेकर आए तो तुम जो कोई भी हो, आगे से अपने से और अपने शब्दों की चुनकर कहीं मुझसे बात करना, वरना आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होकर। न जाने क्यों, लेकिन पीछे को खुद पर ही प्राउड सफल हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको एक सुकून मिल रहा है इस छोटे से शैतान को इस तरह से हरकतें करते देखकर। मतलब कहीं ना कहीं उसे उसमें खुद का बचपन दिखता है, जैसा वह बचपन में खुद था। पंखुड़ी, जो कि अपनी ऑनलाइन मीटिंग के लिए अपने रूम में चली गई थी, वह अपने कोट का बटन लगाते हुए नीचे आती है और वहां का माहौल ऐसा देखती है, खास तौर पर समीर को इसी गुस्से में। समीर, क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों? समीर जैसे ही अपनी मम्मी की आवाज सुनता है तो वह जल्दी से उसके पास आता है और उसकी गोद में चढ़ जाता है। वह अपना चेहरा पंखुड़ी की गर्दन में छुपा लेता है और जोर जोर से सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लग जाता है। क्या हो गया बच्चा? मुझे बताओ, किसी भी तुम्हें इस हद तक पर वो किया है? मामा को बताओ। आप तो माँ के अच्छे बच्चे हो ना, उसे शख्स को अच्छी तरह से सबक सिखाएगी, बोलो। समीर अपने पीछे खड़े शख्स की ओर इशारा कर देता है, जो कि अपनी आंखें बड़ी कर कर उन्हें ही देख रहा था। वही जैसे ही पंखुड़ी पीछे देखी है तो उसके सामने अंश खड़ा था, चक्की हैरानी से उसे देख रहा था। वही दूसरी तरफ एक शख्स जो कि आराम से पूल में कुछ लड़कियों के साथ खेल रहा था कि अचानक से वहां पर गोलियों की आवाज आने लग जाती है। इससे पहले को वो शख्स कुछ समझता जा करता, उसको हटे कटे बॉडीगार्ड ने घेर लिया था। अब आगे अंश अपने सामने खड़े लड़की को देखकर हैरान था। उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। क्या यह इसकी गुड़िया थी? हाँ, यह उसकी ही गुड़िया थी। वो आगे बढ़कर उसको अपने गले से लगा लेता है, लेकिन पंखुड़ी के हाथ उसकी गले लगाने के लिए नहीं उठाते। अंश उससे अलग होता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम के अंडस को, कैसा है मेरा बच्चा? कहाँ थे आप? और हमने तो आपकी। लेकिन आगे वह बोलते बोलते चुप हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत अजीब लगता है कि
वह अपनी बहन को अच्छे से जानता था, अगर ये लड़की उसकी बहन होती तो अब तक तो वह उसे पर कूद जाती, उसे हजारों शिकायत करती, लाखों फरमाइश करती, लेकिन इस लड़की ने तो उसे कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, बिल्कुल किसी स्टैचू के जैसे वहां पर खड़ी थी। पंखुड़ी अपने आसपास दिखती है, जब उसे पता चल जाता है कि वहां पर कुसुम से नहीं है तो वह अंश से 2 कदम दूर होती है और उसको बहुत ही सख्त लहजे में, मैं सिर्फ पाखी राठौर, शेखावत परिवार के लिए हूँ, बाकी लोग मेरे लिए बेगाने हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मुझे बिना मर्जी के छुए, चाहे वह आप ही क्यों ना हो। उद्धरण चिन्ह। अंश अपनी बहन को इस तरह से देखकर हैरान था, उसकी नज़र से रणविजय पर जाती है तो वह रणविजय के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचते हुए अंश को क्या कर दिया, वह आज अपने ही भाई को पहचान नहीं रही, बताओ मुझे ये तुमने किया है ना, क्या किया है तुमने मेरी गुड़िया के साथ। अंश की इस हरकत के कारण रणविजय को भी उसको गुस्से में उसको देख रहा था, वह भी उसके कॉलर को हाथ पाल लेता है, वही सूरज जी और धीरज जी उन दोनों को हटाते हैं, तभी गेट की तरफ से अंशिका जिसके हाथ में जानवी थी और जो रो रही थी उसको लेकर आती है। जानू जो रो रही थी, जैसे ही वो पंखुड़ी को देखते हैं तो उसका रोना और सदा तेज हो जाता है, वही पंखुड़ी भी अपनी प्यारी सी बिटिया को ऐसे रोते देखकर हैरान थी, वह जल्दी से उसके पास जाती है और उसकी अपनी बाहों में थाम कर गले से लगा लेती है। क्या हो गया बेबी, अब ठीक तो हो ना, आपको क्या हो गया, वैसे रोक क्यों रहे हो, मामा है ना आपके पास। मम्मा गंदी, मम्मा जानू को छोड़ आई, जानू गुस्सा। जानवी अपनी छोटे छोटे हाथों से अपनी नाराजगी जताते हुए पंखुड़ी से कहती है, उसके इस बात पर पंखुड़ी को हंसी आ जाती है, वो उसको अपनी बाहों में करते हुए, अच्छा मेरी माँ माफ कर दो, आपके मामा को कम था ना, इसीलिए मामा आपके पास नहीं आ पाए, लेकिन अब मामा आपसे दूर नहीं होगी, प्रॉमिस। उद्धरण चिन्ह। पंखुड़ी हल्का सा हंसते हुए अंडस को, हाँ बेटा पक्का वाला प्रॉमिस, अपने कुछ खाया। जानू नामे सिर से हिला देती है तो वो उसे और अंशु को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती, सरला जी को देखते हुए अंडस को, माँ यह मेरी असिस्टेंट है और से मेरी बेटी जानू। सरला जी जानवी को अपनी गोद में लेती है और उसके माथे पर किस करते हुए जानू की, हम आपको जानू बोल सकते हैं, हम आपकी दादी हैं। जानू कंफर्म करने के लिए अपनी माँ की ओर देखते हैं तो तुम खड़ी हाँ मैं से रहल देती है, जानू उनके गले में अपनी बाहें डाल देती है और कुछ ही देर में है वह भी उनसे पूरी तरह से फूल मिल जाती है। वही अंश और रणविजय जो कि ऑलमोस्ट एक दूसरे को मारने वाले थे, वह हैरानी से उसे लड़की को देखते हैं जिससे उनकी लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वही धीरज जी और सूरज जी का भी यही हाल था, तो वह भी उन दोनों को छोड़कर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और अपने नाश्ता कंटिन्यू करते हैं। अंश और रणविजय एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं और एक दूसरे को खोलकर देखते हैं। टाइम चेंज। एक अंधेरे कमरे में जहां पर एक शख्स को तरस्तियों से पूरी तरह बांधकर रखा गया था, उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था, जिसको देखकर किसी को भी उसे पर दया आ जाए, लेकिन वहां गार्ड खड़े थे, उनमें से किसी को भी उसे शख्स पर दया तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। तभी उसे टाइम का दरवाजा खुलता है और वहां से एक शख्स अपने पैरों की तक तक की आवाज के साथ अंदर आता है, वह शख्स अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए उसे देखा है, सामने वाला चेहरा उसके लिए ज्यादा जाना पहचाना नहीं था। कौन कौन हो तुम और मुझे इस तरह से उठाने का क्या मतलब। जो बोया है वह काटना तो पड़ता ही है और जो कर्म किए हैं उनका फल तो लेना ही पड़ता है, चाहे कर्म अच्छे हो चाहे बुरे। ये बोलकर वो उसे शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है कि तभी गधा वहां पर छेद रख देते हैं, वो शख्स उसे चेयर पर बैठ जाता है और अपनी चुटकी बजाकर लाइट ऑन करने का इशारा करता है।
जैसे ही वापस लाइट आती है तो हमें उसे सेक्स का चेहरा अच्छी तरह से दिखाई देता है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारी पंखुड़ी कपूर थी, जिसके चेहरे पर इस समय कोई भी भाव नहीं थे। वो एकदम बेचैन आंखों के साथ सामने वाले शख्स को देख रही थी, लेकिन उसके हाथ की तनी हुई नसें उसके गुस्से को भारी बंटी महसूस करवा सकती थी। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने तुम्हें जिंदगी में कभी कोई चोट का मैं तो तुम्हारे बारे में जानता भी नहीं हूँ, तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसे जानवरों जैसा सुलूक क्यों किया है, मुझे इस तरह से मेरे घर से और पानी का मतलब। पंखुड़ी अपने हाथ में है, एक रोड पड़ती है और बैठे बैठे हैं उसके सिर पर खींचकर मरती है, जिससे वह शख्स एक पल के लिए घूम जाता है। तभी उसके कार्ड उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे वह होश होते होते वापस से सही अवस्था में आ जाता है। तुमने मेरे साथ बुरा नहीं किया, लेकिन इसके साथ किया है वो मेरा बहुत गरीबी है, और जो मेरे करीबियों को हम करने की कोशिश करता है, मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसके साथ तो तुम्हें मिलकर रहेगी। कौन किसकी बात कर रही हो तुम? जब मैं तुम्हें नहीं पहचानता तो फिर तुमसे जुड़े लोगों को कैसे पहचान? पंखुड़ी उसकी बात सुनकर गेट की तरफ इशारा करती है, तो सामने से आ रहे शख्स को देखकर उसे शख्स की आंखें बाहर आने को तैयार थी। वह बस हल्की सी आवाज में एक शब्द का पता है, बीबी।